लेकिन इसके साथ एक प्रश्न और जिसके लिए बार-बार दबाव वहाँ की पार्टियाँ बना रही हैं, वहाँ के संगठन बना रहे हैं और हालाँकि जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो है प्रॉमिस किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को हम लोग जल्दी से जल्दी जो है फुल स्टेटहुड देंगे। यानी 2019 में जो फुल स्टेटहुड से जो यूटी बनाया गया और यूटी के तौर पे जो आपने सारी डेवलपमेंट की अ, वो फिर से फुल स्टेटहुड की तरफ उस तरफ जाने की परिस्थिति अभी पैदा हो गई है या कुछ समय लगेगा? क्योंकि बहुत सारे आपने कहा कि सीमा पार से जो गतिविधियाँ हैं वो फिर से बहुत तेज़ी से शुरू हो गई हैं। जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसको जम्मू कश्मीर की शांति जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या वो उस परिस्थिति की तरफ हम बहुत जल्दी मुझे लौटते हुए दिखाई लगता दे है रहे हैं? कि ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर गृह मंत्री जी ने 5-6 अगस्त को ही कह दिया था और सीक्वेंस उन्होंने उसी समय बता दिया था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकंड एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। और यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी भारत सरकार ने बताई थी। प्रधानमंत्री जब योगा डे पर गए थे श्रीनगर तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से चुनाव के दौरान भी सभाओं में उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा हम देंगे। अभी हाल में किसी इंटरव्यू में गृह मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड दिया जाएगा अप्रोप्रिएट टाइम पर। तो इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जो कहा गया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, डिलिमिटेशन भी हो गया, चुनाव के बारे में भी ऐसी ही आशंकाएं जाहिर की जाती थी, चुनाव भी हो गया, तो ये भी मिलेगा। थोड़ा लोगों को इंतजार करना चाहिए। आपने कहा कि कन्याकुमारी से श्रीनगर जो है बहुत जल्दी लोग आ जा सकेंगे, सीधी ट्रेन हो जाएगी। दिल्ली से लोग श्रीनगर ट्रेन के ज़रिए जाने के लिए बेचैन हैं। क्या कोई डेफ़िनिट तारीख हम लोग बता सकते हैं कि कब ये उद्घाटन होने जा रहा है? मुझे लगता है 3rd वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगा। कोई तारीख-वारीख मान तय हुई? मोटे तौर पर अगर मैं समझ सकता हूँ तो 19-20 तारीख को हो जाएगा। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी जी। जम्मू कश्मीर के लिहाज से, जो फुल इंटीग्रेशन की बात और जिसकी दिशा में आर्टिकल 370 का एबॉलिशन एक मेजर स्टेप था और उसके बाद से जो तमाम जो सेंट्रल एक्ट्स को जो आप लोगों ने इक्वल कर दिया वहाँ ले जाकर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब आपको कहा गया जम्मू कश्मीर जाने के लिए और उस समय जो है उसके ठीक पहले जो वहाँ एलजी थे, उनका सिर्फ कार्यकाल 10 महीने का रहा था। और उस समय आप जब पहुँचे तब आर्टिकल 370 के ख़त्म हुए सिर्फ 1 साल से 1-2 दिन ज़्यादा हुआ था, चूँकि 5 अगस्त 2019 को ख़त्म हुआ था। अपने 7 को ओतली 6 को आपका नोटिफ़िकेशन आया था। आपने सोचा था कि इतना लंबा कार्यकाल आप वहाँ समय बिताएँगे? नॉर्मली वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर तो छोड़िए, जो टॉप ऑफ़िशियल्स हैं वो भी चॉपर से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आप बाय रोड हर तरफ गए, एक खुद का कनेक्ट बनाया लोगों के साथ और जिसके आधार पर आपको इतनी कामयाबी मिली, इतनी सारी चीज़ें कर पाए और खुद आज जम्मू कश्मीर के लोग उसमें स्टेक होल्डर बन चुके हैं। उस समय ये दिमाग में था कि जा रहे हैं तो एक लंबी पारी खेलने के लिए जा रहे हैं? मैंने ये सोचा भी नहीं था कभी जम्मू कश्मीर में जाऊँगा। माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थ तो मैं जाता था पहले से। 1-2 बार कश्मीर भी गया था। रेलवे में था तब भी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर किसी दायित्व के निर्वहन हेतु जाना पड़ेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और जाने के बाद ये ज़रूर लगा कि एक काम मिला है तो इस काम को अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि और विवेक से जितना किया जा सकता है वो करना चाहिए और मैंने कोशिश की है। मैं नहीं जानता, ये समय बताएगा। कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि डेस्टिनी एक बड़ी चीज़ होती है, तो वो लिखा रहा होगा, इसलिए मैं पहुँच गया हूँ और जब तक हूँ तब तक ठीक से ही काम करूँ, ऐसा मन है। नहीं, बिल्कुल ठीक से आप काम करें। आपने कहा कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उसके पहले जाते रहे थे आप। ये कब आपको इसकी भनक लगी कि आपको जम्मू कश्मीर का दायित्व दे दिया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर? चूँकि आप 2019 का चुनाव हुआ था, जिस गाज़ीपुर में आपने लगातार विकास के कार्य किए थे, सांसद तो थे ही आप वहाँ पर रेल राज्य मंत्री के नाते या फिर जो सो एमओएस कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट चार्ज के नाते, आपने बहुत सारी योजनाएँ दी थी गाज़ीपुर से दिल्ली के लिए पता नहीं कितनी ट्रेनें शुरू हुईं। एक विकास पुरुष की आपकी इमेज बनी। बावजूद इसके 2019 में आप वो चुनाव हारे और उसके बाद से मुझे लगता है कि अगले 1 साल तक आपके पास कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं थी। कब कैसे परिस्थिति बनी आपके जम्मू कश्मीर जाने की? क्या मन में चल रहा था उस वक़्त? कोविड का पीरियड था मुझे याद है जब ये सब चीज़ें मैं बनारस में था, उस समय मुझे गृह मंत्री जी का फ़ोन आया था दिल्ली आने के लिए और जब मैं उनसे मिला था, अगर तारीख मुझे ठीक याद है 26 या 27 जून था, तो बातचीत में मुझे संकेत मिला था कि ये दायित्व शायद मिलने वाला है।
पौने 5 साल में कैसे जो है जम्मू कश्मीर बदला, और जिस जब आप खुद सीधे-सीधे उसके चार्ज में रहे 4.25 साल, अभी भी जो है काम वहाँ चल ही रहा है। जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या देखते हैं? कोई मन में आशंका है कि अगर जो है फुल स्टेटहुड की तरफ हम गए और जो जम्मू कश्मीर की सियासत बदनाम रही कि वहाँ पर जो है खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ अलगाववाद को बढ़ाया अपने इंटरेस्ट में, करप्शन वहाँ के डीएनए में रहा, रोशनी स्कैम आपके टाइम में ही अनर्थ हुई और आपने बड़े कड़े एक्शन लिए। क्या वो आशंका कहीं है कि कहीं फिर से गड़बड़ ना हो जाए और जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसके मन में भी ये प्रश्न रहता है? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर अब वहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका है। झेलम में पानी पहले की तुलना में काफ़ी बह गया है और देश में जो सरकार है, मैं समझता हूँ कि उस सरकार के पास इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है। गृह मंत्री जी की बराबर पैनी नज़र इन सब मामलों पर बनी रहती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई संभावना इसकी मैं दूर दूर तक देख पा रहा हूँ कि इस तरह के किसी प्रयास को केंद्र सरकार अनुमति देगी। ये स्वप्न में भी कोई नहीं सोच सकता है। जो हुर्रियत जो था, जो कि अलगाववाद का एक तरह से कह सकते हैं प्लेटफॉर्म ही था, वहाँ कई सारे हुर्रियत से जुड़े हुए जो संगठन थे वो जो है उन्होंने साथ छोड़ा है। इनफैक्ट मुझे याद है गृह मंत्री का बयान भी आया था कि कैसे कैसे ये पूरा जो अलगाववाद आंदोलन ये खत्म हो रहा है। क्या हम मान के चलें कि अब ये जो है सो कोई डोमिनेंट फोर्स नहीं रह गए वहाँ पर, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई? देखिए, जमात और हुर्रियत ये इनके डीएनए में क्या है ये समझना जरा कठिन है, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर लगातार कार्रवाई हुई है और इसका इवैल्यूएशन हर स्तर पर निरंतर हो रहा है। आपको ध्यान होगा कभी कभी संगठन बैन होते थे, व्यक्तियों पर बैन नहीं लगता था, तो वो मुखौटा दूसरा संगठन बना करके उन्हीं गतिविधियों में शामिल हो जाते थे। अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय केवल संगठनों पर बैन नहीं लगाता, व्यक्ति भी चिन्हित कर देता है कि अगर मनोज सिन्हा कोई संगठन बना रहे हैं और मनोज सिन्हा पर बैन लगाओ तो वो संगठन ऑटोमेटिकली फिर एजेंसीज के निगाह में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय बड़ी पैनी दृष्टि से इन सब चीज़ों को देख रहा है। उसकी गुंजाइश